राजस्थान के फास्ट ग्रोइंग एजुकेशनल चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से इस सायकालीन 6 बजे की क्लास में हार्दिक अभिनंदन। रासायनिक अभिक्रियाओं का एक कारवा लेके चले हुए हैं। उसकी सबसे अजीबोगरीब अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया के साथ आज हम एक दूसरे से मुखातिब होंगे। फिर से आपके उस स्नेह और कमेंट के जवाब में केवल इतना सा कहूंगा कि क्वेश्चन आर का वेट कीजिए। इफ बट जो भी है सारे दूर हो जाएंगे। दूसरा, बड़ी चुनौती होती है, प्रशांत महासागर है और उसमें से केवल 3 से 5 मोती निकालने हैं इस विषय के। तो 3 से 5 मोती ही निकालने हैं, तो काम इतना आसान भी नहीं होगा। अभिक्रियाएं पढ़ा रहा हूं, बड़ा अंदर डीप चला जाऊं, यह सोचकर कि आप इस स्ट्रीम से नहीं है और वो आपके लिए एक बर्डन बन जाए रिवीजन के समय, तो वो भी तो न्यायोचित नहीं है। इसलिए ये सारी चीजें चल रही है। आखिर में जब इस आज की वीडियो का जो आखिरी इस का पार्ट होगा या आखिरी जो लाइन आपको समर्पित होगी, उसमें वो बेहतरीन चीज आपको मिल जाएगी जो हर प्रतिभागी चाहता है कि मेरे लिए इतना मेहनत करे, लेकिन बहुत कम प्लेटफॉर्म है जहां ये किया जाता है। और इस पर आकर ये कहूं तो यहां तो बहुत कुछ हो रहा है। केवल उस 3 और 5 मोतियों के लिए आपकी पूरी रेगुलर क्लास अरेंज कर दी जाए तो इससे बेटर कुछ भी नहीं हो सकता। सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं। ये आज का है रासायनिक अभिक्रियाओं में रेडॉक्स अभिक्रिया, ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया। एक अच्छा सा सवाल था, उदासीनीकरण सर नहीं बताया। वो एक प्रक्रिया है, अम्ल और क्षार के मिलने से हो जाता है। और यहां पर भी जो प्रक्रिया वो बताई है ना, अभिक्रियाओं के प्रकार, उसमें से भी 3 पे गौर कीजिए आप। उष्माशोषी, उष्माक्षेपी और जो प्रेसिपिटेशन है या अवक्षेपण है वो सीधे सीधे उसके प्रकारों में शामिल नहीं होता। ये एक प्रक्रिया के अंदर बन जाती है। ठीक वैसे ही था, आपका रिलेटेड टॉपिक है वो वहां पे आ जाएगा, उस दिन अपने आप ये ऐड होकर इसमें आ जाएगी। तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। सिस्टमैटिक जिस तरीके से जो कंटेंट जिस चीज से जुड़ा हुआ है उसको वहीं से लें ताकि फिर कंफ्यूजन नहीं बचेगा। ये यहां भी बता दिया, वहां भी आ गया, दोनों में रिलेट करते हुए कहीं आप रह गए तो फिर एक मलाल सा रह जाता है कि हमने वहां ये पढ़ा था, यहां ये पढ़ा था। रेडॉक्स अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण अपचयन दोनों लिख दिए हैं। एक आइडेंटिकल ये डायग्राम है जो आप देखेंगे, जब समझा दूंगा उसके बाद आप इसको परखने की कोशिश कीजिएगा कि ये क्या है। ऑक्सीकरण उपचयन इन इंग्लिश ऑक्सीडेशन। मैंने वापस कहा था अपन जो पहले मिले थे कि जब तुलनात्मक रूप से कोई चीज देंगे तो आप पहले फोकस कीजिएगा कि पहला संपन्न हो जाए, फिर दूसरी तरफ बढ़िएगा। ऑक्सीकरण को पढ़ रहे हैं। ऑक्सीकरण और अपचयन पहले यहीं से, ताकि कोई गफलत नहीं हो। पहला कंफ्यूजिंग पॉइंट यही है आपका। ऑक्सीकरण, उसका अपोजिट क्या है? अपचयन। इंग्लिश में बड़ा आसान है, ये ऑक्सीडेशन होगा और इसको रिडक्शन बोला जाता है। फिर हिंदी के 2 टर्म है, हिंदी के 2 शब्द यहां पर है। एक उपचयन है और एक अपचयन है। आपको अपचयन ध्यान रखना है। ऑक्सीकरण और अपचयन ये याद रखिएगा। ऑक्सीडेशन ऑक्सीकरण हो गया, रिडक्शन अपचयन हो गया। अब इसमें अपचयन को तो वहीं छोड़ दो, वो पक्का है, उसको हिलाना ही नहीं है। अपचयन के साथ इस तरफ एक शब्द जोड़ दीजिए, उपचयन। वो उपचयन ऑक्सीकरण का दूसरा नाम है।
क्योंकि कई बार हम पढ़कर ऑक्सीकरण जाते हैं और मल्टीपल चॉइस में आपके उप चयन आ जाता है, तो फिर वही बात हुई कि ये क्या है। तो यहीं पर इस कंफ्यूजन को एकदम क्लियर कीजिएगा। ऑक्सीकरण और अपचयन, अपचयन वहीं पर रहेगा, उसको बिल्कुल नहीं हिलाना है, और अपचयन की तरफ उपचयन लेके चले जाइए विरोध में। तो उपचयन किसका भाग है? मैंने यहां पर ऑक्सीकरण रखा, यहां पर अपचयन रखा, अपचयन को अपचयन की जगह छोड़ा और इस तरफ आ गया, इसको कहा कि इसका दूसरा नाम उपचयन है। तो इसका पहला नाम क्या था? ऑक्सीकरण, कंसल्ट, वही बात हुई है। तो ये ऑक्सीकरण, ये अपचयन, अपचयन को यहीं छोड़ना है, इसका दूसरा नाम तय करना है उपचयन। तो पहला नाम क्या था? ऑक्सीकरण, यानी ऑक्सीकरण और उपचयन एक ही बात हो गई। इसीलिए रेडॉक्स को अपचयन या उपापचयन बोला जाता है। रेडॉक्स इन्हीं दोनों से मिलकर बनी हुई है। तो पहले रेडॉक्स अभिक्रिया का मतलब क्या हुआ? वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ संपन्न होती है। इन इंग्लिश, द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन complete simultaneously is known as redox reaction। धीमे धीमे इसलिए जा रहा हूं कि उस एक एक वर्ड का वेट आपको ट्रांसफर कर रहा हूं, याद करने की जरूरत मुझे नहीं है आज उस वर्ड का, क्योंकि एक शब्द डाल पहले दिन से बोल रहा हूं, जब भी इसका नाम आता है लगा साइमल्टेनियसली, वर्ड याद रखना इंग्लिश मीडियम वाले। ऑक्सीकरण अपचयन, अब आइए ऑक्सीकरण किसे कहेंगे? पहला बिंदु ऑक्सीकरण का, ऑक्सीजन संयुक्त होगी, ऑक्सीजन संयुक्त होगी या जुड़ेगी। और मैं इसको शॉर्टली जब पढ़ाता हूं तो केवल इतना लिखता हूं, ये भाषा नहीं लिखता, ताकि समझ में आ जाए। ऑक्सीजन जुड़ेगी। दूसरा, हां एक और याद रखना, यहां ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों साथ चलेगा। वैसे ही आपके जो विज्ञान का ज्यादातर संगठन है CHO से बनता है, तो C और H और O को साथ में पढ़ रहे हैं। ऑक्सीजन अगर संयुक्त होगी तो दूसरा होगा इसमें हाइड्रोजन विमुक्त होगी या फिर निष्कासित होगी। हाइड्रोजन का निष्कासन होगा, यानी -H2 लिख दीजिए। अब तीसरा और चौथा बिंदु जो है आपके लिए थोड़ा सा परेशानी को बढ़ाने वाला होगा, लेकिन आसान किए देते हैं। अब मैं लिखूंगा ऋण विद्युतीय तत्व। ऋण वैद्युत लिख दिया तो और भारी भरकम हो जाएगा, सिंपल लिख देता हूं ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना। और चौथा पॉइंट है धन विद्युतीय तत्व का निष्कासन। ये सब कुछ संपन्न होगा तो वो अभिक्रिया जो है ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाएगी। ऑक्सीकरण संयुक्त होगी, हाइड्रोजन निष्कासित हो जाएगी। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को दो दुश्मन समझिए, तो ऑक्सीजन आएगा, हाइड्रोजन नहीं आएगा। नीचे की दो बातें समझना ये आपकी बड़ी चुनौती है, आसान करने की जिम्मेदारी हमारी। ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना और धन विद्युतीय तत्व का निष्कासन। ऋण विद्युतीय तत्व क्या और धन विद्युतीय तत्व क्या? ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज जो है वो 2 नेगेटिव होता है,
हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज पॉजिटिव होता है, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, हाइड्रोजन पॉजिटिव। तो ऑक्सीजन जो है वो ऋण विद्युती, और 2 और 1 में भी मत उलझाओ, तो सीधा एक निशान बना दो। ये इसको ऐसे कर दीजिए और इसको ऐसे कर दीजिए, ज्यादा तकलीफ नहीं देखें। 1 और 2 को छोड़ ही दो। ऑक्सीजन के ऊपर आवेश ऋण है और हाइड्रोजन के ऊपर आवेश धन है। ये जब अणु परमाणु में जाएंगे तो अपन बड़े अच्छे से वहां पढ़ेंगे इसको। अभी केवल इतना समझ लीजिए कि हाइड्रोजन के पास एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन है जो वो खर्च कर सकता है, और ऑक्सीजन को अपना घर भरने के लिए, अपना अष्टक पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है, परमाणु की जरूरत होती है, तो वो ऋणी है, उसको ऋण लेना पड़ता है। और ये धन विद्युती है, इसके पास खूब पैसा है, ये धन लुटाता फिरता है। तो हाइड्रोजन धनी, विद्युत धनी है, और ऑक्सीजन जो है वो विद्युत ऋणी है। ऑक्सीजन विद्युत ऋणी की श्रेणी में फ्लोरीन सबसे अधिक ऋण विद्युती तत्व। एक सवाल है, सबसे अधिक ऋण विद्युती तत्व फ्लोरीन। फिर क्लोरीन जो है क्लोराइड फॉर्म में ऋण विद्युती तत्व का काम करेगा। Fe2 पॉजिटिव पढ़ा था अपन ने, धन विद्युती हो गया। Cu2 पॉजिटिव पढ़ा था अपन ने, वो धन विद्युती हो गया। अगर इसके पास लिखता चलू तो ये Cu2 पॉजिटिव, Fe2 पॉजिटिव, यहां क्लोराइड, ये आप और F के ऊपर नेगेटिव डाल दीजिए, ये पोटेशियम, ये धन विद्युती। इस तरीके से ये एक धन विद्युती तत्व की सीरीज दे दी मैंने आपको, और वो ऋण विद्युती तत्व की एक सीरीज आ गई आपके पास। वापस आता हूं ऑक्सीकरण पे। ऑक्सीजन संयुक्त होगी तो ऑक्सीकरण होगा, हाइड्रोजन विमुक्त होगी या निष्कासित होगी तो ऑक्सीकरण होगा, ऋण विद्युती तत्व का संयोग होगा तो ऑक्सीकरण होगा, और भिन्न विद्युती तत्व का जो निष्कासन होगा तो ऑक्सीकरण होगा। मैंने आपको कहा था ये दोनों नीचे आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, लेकिन बड़ा आसान है। आसान क्या है वो ऊपर देख लो। ये ऋण विद्युती है, नीचे क्या लिखा है आपने, ऋण विद्युती तत्व का जुड़ना। ये धन विद्युती है, आपने क्या लिखा है, धन विद्युती तत्व का निष्कासन। ये प्लस माइनस किस लिए डाले हैं मैंने, कि इसमें जुड़ना। ये जो ऑक्सीजन संयुक्त होगी ना, इसको आप सीधा प्लस O2 लिख दो या माइनस O2 लिख दो, इसलिए लिखा है, बाकी उसका कोई सेंस नहीं है वहां पे। और ये है ऋण विद्युती, ये है धन विद्युती। यहां लिखा आपने ऋण विद्युती तत्व का जुड़ना, यहां लिखा आपने धन विद्युती तत्व का निष्कासन। क्लियर हो गई बात। और इस ओवरऑल इस पूरी सारणी का अगर गहराई से आपने अध्ययन किया है तो आपको पता चलेगा, केवल पहली लाइन अगर आपकी सही हो गई तो बाकी सारा आपके साथ सही चला जाएगा। वो पहली लाइन है आपके पास कि ऑक्सीजन संयुक्त होगी तो ऑक्सीजन का विरोधी बाहर निकलेगा। कौन, हाइड्रोजन। और ऑक्सीजन कैसा है, ऋण विद्युती, वो जुड़ेगा, तो फिर इसका विरोधी बाहर गया, वो कैसा है, धन विद्युती, वो बाहर चला गया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया केवल ऑक्सीजन संयुक्त होगी, याद करके आप पूरा याद कर सकते हैं, ज्यादा इधर उधर भटकने की जरूरत ही नहीं है। अब आइए अपचयन पे। अपचयन के लिए इसकी सारी विरोधी बातें यहां काम आ जाएगी आपके। और इसीलिए कहता हूं कि जब सारणी किसी की याद करनी हो तो आप दोनों तरफ नहीं, एक तरफ पे कमांड ले लीजिए, दूसरा अपने आप आ जाएगा। ऑक्सीजन संयुक्त होगी, यहां क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन विमुक्त होगी। हाइड्रोजन निष्कासित होगी, इसका उल्टा क्या हो जाएगा,
हाइड्रोजन जुड़ेगी। ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना, यहां क्या हो जाएगा, ऋण विद्युतीय तत्व का निष्कासन। यह है धन विद्युतीय तत्व का निष्कासन, यहां हो जाएगा धन विद्युतीय तत्व का जुड़ना या संयोजन। इसके विपरीत यहां ऑक्सीजन बाहर निकलेगी, अपचयन हुआ है। हाइड्रोजन जुड़ गई, इसका मतलब अपचयन हुआ है। ऋण विद्युतीय तत्व निष्कासित होगा और धन विद्युतीय तत्व का जुड़ना। ऋण विद्युतीय और धन विद्युतीय में तो कंफ्यूजन में नहीं जाना है, केवल ऑक्सीजन और हाइड्रोजन याद रखिए। दोनों पे चार्ज क्या है वो याद रखिए, नीचे की दोनों लाइनें आगे। इस तरीके से ऑक्सीकरण और अपचयन में विभेद भी बता दिया। ऑक्सीकरण होता क्या है, अब प्रश्न कैसे आ रहे हैं कि ऑक्सीकरण की शर्त है, इसमें यही चारों बातों में से 3 बातें होगी, एक इनमें से कोई नहीं होगा या फिर उपयुक्त सभी हो जाए। इस तरीके से यहां सवाल मेंटेन होगा। चलिए आप नेक्स्ट पे, इसके ऑक्सीकरण अपचयन बिना उदाहरण तो कुछ होना है नहीं, उदाहरण पे आ जाते हैं। तो जो अभिक्रिया अभी तक आपने की है उसी से पहचान लें। कैसे की है आपने, Mg और O2 के बीच रिएक्शन करवाया और ये बना दिया आपने MgO। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ये ऑक्सीकरण है या अपचयन है, ये देखना है। पहली शर्त क्या थी, ऑक्सीकरण यदि जुड़ता है तो इसका मतलब ऑक्सीकरण हुआ है, क्योंकि हाइड्रोजन इसमें आपको दे नहीं रखा है। और पहली शर्त पूरी कर रहे हैं तो हमें दूसरी तरफ जाना ही नहीं है। ऑक्सीजन संयुक्त हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। अब यहां पे कुछ बातें याद रखने वाली हैं। क्या, मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है तो ऑक्सीकरण किसका हुआ है, मैग्नीशियम का। किसमें हुआ है, मैग्नीशियम ऑक्साइड में हुआ है। मैग्नीशियम ऑक्सीकृत होकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है। तो यहां अपचयित होगा, कौन अपचयित होगा, ऑक्सीकरण का अपचयन हुआ है। और ऑक्सीकरण अपचयित होकर क्या वहां किस फॉर्म में अपचयित हुआ है, मैग्नीशियम ऑक्साइड में। आगे जब इसका चार्ज बेस एनालाइज करूंगा, इसके आवेश की व्याख्या, आवेश के आधार पर व्याख्या होगी तो बड़े अच्छे से समझ में आएगा। यहां समझना और कि जिसका ऑक्सीकरण होता है, मतलब जिसका ऑक्सीकरण हुआ है या जो ऑक्सीकृत हुआ है, जिसका ऑक्सीकरण हुआ है उसे अपचायक कहते हैं। और जिसका अपचयन, जिसका अपचयन होगा उसे ऑक्सीकारक कहते हैं। अब इन दोनों को इससे रिलेट कीजिए। मैग्नीशियम में ऑक्सीजन जुड़ा तो मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण हो गया। तो मैग्नीशियम का जो ऑक्सीकरण हुआ है तो मैग्नीशियम क्या होगा, मैग्नीशियम अपचायक कहलाएगा। अपचयन किसका हुआ है, ऑक्सीजन का।
ऑक्सीजन का अपचयन हुआ है तो ऑक्सीजन को क्या कहेंगे? ऑक्सीकारक। जिसका अपचयन होगा वो ऑक्सीकारक, और जिसका ऑक्सीकरण होगा वो अपचायक। तो अपचायक और ऑक्सीकारक कहीं दिखे, मैं सीधी ये समीकरण लिख दूं, और अब आपको इस समीकरण के आधार पर सीधा ये पूछ लिया जाए कि इसमें से ऑक्सीकरण कौन सा और अपचायक कौन, ऑक्सीकारी कौन सा और अपचायक कौन सा, बड़ा भारी सवाल हो जाएगा। पेपर में सवाल ऐसे ही दिखेगा, भारी भी लगेगा। अब हल्का करना शुरू कीजिए ना। कैसे? नजर डालिए इस पे। MgO2 ऑक्सीकरण जो रिकॉल कीजिए, क्या पढ़ा था? ऑक्सीजन जुड़ेगी तो ऑक्सीकरण होगा, तो Mg में ऑक्सीकरण जुड़ी, इसका मतलब ऑक्सीकरण हुआ। ये आप ही निकाल रहे हो, ऑक्सीकरण तक आप पहुंच गए हो। फिर आपने एक लाइन और जोड़ी थी कि जब ऑक्सीकरण होगा तो उसे अपचायक कहा जाएगा। अब आपके जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं मल्टीपल चॉइस के, उसमें ढूंढिए, आपको अपचायक लिखना है। जिसका ऑक्सीकरण हुआ है वो अपचायक है। आप कह रहे हैं कि मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण हुआ है, तो आप मैग्नीशियम को ढूंढ लीजिए, वो अपचायक मतलब हो गया। आपका उत्तर आ चुका है। बड़ा भारी भरकम था, बड़े आसानी से सॉल्व कर लिया। थैंक्स अ लॉट। चलें आगे। ये एक उदाहरण और मांग रहा है तो उसको देते चलिए। अपन ने एक चीज और पढ़ी है। क्या पढ़ी थी? अपन ने एक बड़ा भारी Fe प्लस CuSO4, ये बनाएगा FeSO4 प्लस Cu। अपन ने ये पढ़ा था। आयरन की कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन, आगे पीछे लिख दिया मैंने, कॉपर सल्फेट की आयरन से रिएक्शन करा दो, एक ही बात है। प्रेशियन ब्लू रंग का वो विलियन था जिसका चित्र भी आपको बताया था, और फिर उसमें आपने Zn मिला दी थी और वो उड़ गया था। यहां मैं Fe के साथ ले आया हूं, तो अच्छा रहेगा कि आपको Zn के साथ अच्छा लगता है तो Zn के साथ इसकी रिएक्शन करवा दीजिए। वो भी, ये सवाल आपके रह जाएगा मेरे टेस्टिंग में। ये आपका प्रेशियन ब्लू रंग का CuSO4 था, इसमें आपने Zn मिलाया था और बन गया था ZnSO4 और Cu बाहर निकल गई थी। इसमें आप ऑक्सीकरण और अपचयन साथ में देख लेंगे, इसलिए इसको यहां पर लेके आया हूं। अब देखना यहां पे Cu, यहां पर Cu है, SO4 के साथ आ रखा है, वहां Cu अलग है। यहां Zn SO4, वहां Zn जो था, Zn के अंदर ये ऑक्सीजन जुड़ गई है, तो Zn का ऑक्सीकरण हुआ है। यहां कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था, कॉपर सल्फेट फॉर्म में, सल्फेट आयन के रूप में सल्फर के साथ जुड़ा हुआ था, और ऑक्सीजन का निष्कासन हुआ है। तो इस यौगिक का क्या होगा? अपचयन होगा, क्योंकि ऑक्सीकरण बाहर निकली है। इसका ऑक्सीकरण होगा क्योंकि इसके साथ आकर ऑक्सीजन जुड़ी है। सवाल यदि इसमें से यह पूछ लूं कि ऑक्सीकरण क्या ऑक्सीकारक, मुझे ऑक्सीकरण और अपचयन नहीं पूछना, मुझे अपचयन, ऑक्सीकरण अपचयन, तो ये सामने लिखा। और यहां सवाल जो है, क्योंकि आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी में है तो फर्स्ट ग्रेड के लेवल का ही होना चाहिए। ये ऑक्सीकारक और ये अपचायक। बस इस प्लेटफॉर्म पर आप वो सीख लें जिससे इस
क्वेश्चन को स्किप करने का ख्याल आना तो दूर, कल्पना भी आसपास नहीं भटके। ऑक्सीकरण और अपचयन। ऑक्सीकरण कब होगा? जब ऑक्सीजन जुड़ेगी। देख लीजिए कहां जुड़ी ऑक्सीजन, ये यहां अकेला था, यहां ऑक्सीजन जुड़ती हुई नजर आई है, ये हो गया ऑक्सीकरण। यहां से ऑक्सीजन निकलते हुए नजर आई है, तो वहां हुआ है अपचयन। ऑक्सीकरण किसका हुआ? CuSO4 का। अपचयन किसका हुआ? Zn का। CuSO4 का ऑक्सीकरण और Zn का अपचयन। ऑक्सीकारक कौन? जिसका ऑक्सीकरण हुआ, जिसका अपचयन हुआ है। अपचयन किसका हुआ है? Zn का, वो ऑक्सीकारक में चला जाएगा। ऑक्सीकरण किसका हुआ है? CuSO4 का। CuSO4 नहीं, Zn का ऑक्सीकरण हुआ है। ऑक्सीजन जुड़ेगी, मतलब ऑक्सीकरण क्या? जब O2 जुड़ेगी, तो O2 किसके साथ जुड़ी? Zn के साथ। तो ये Zn का तो क्या हुआ है? ऑक्सीकरण। और यहां से ऑक्सीजन हटी है, मतलब ये -O2 हुआ है, तो ये CuSO4 जो है इसका आपके ये CuSO4 से ऑक्सीजन हटी है, तो इसका अपचयन हुआ है। अब मुझे ये कहें ऑक्सीकारक, तो मैं इसको ले जाके यहां रख दूंगा, और इसको पूछे अपचायक, तो ऑक्सीकरण जिसका हुआ है उसको ले जाके यहां रख दूंगा। ऑक्सीकरण या अपचायक, अपचयन या ऑक्सीकारक, इस तरीके से ये संपन्न हुआ। चल बढ़िए आगे। अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, तो उसे उस अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। मतलब ऐसी अभिक्रिया जो है ऑक्सीकरण कहलाती है। हम इसको समझ चुके हैं दोनों ही एग्जाम्पल से। बढ़े आगे। अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में हाइड्रोजन निकलती है, तो ऐसी अभिक्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ये आपके नोट मेकिंग फॉर्म में क्लास है, तो ये आपके वहां काम आएगी। वहां टेबल में सारी चीजें समझा दी हैं, उसको रिटर्न फॉर्म में यहां पे लिख दिया। H2S था, देखिए यहां पर, ये H2S है, मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड। ये बड़ी बड़ी बदबूदार गैस होती है हाइड्रोजन सल्फाइड। ऑक्सीजन लैब में जब इसका इस्तेमाल करते हैं ना, तो 2 से 3 दिन तक तो उसका गंध का दूर होने का कोई नाम ही नहीं, इसलिए इसको प्रयोगशाला कक्ष से बाहर भी रखी जाती है। हालांकि इंट्रोडक्शन रिलेटेड क्वेश्चन आपका होना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी आप अपने दिमाग में डाल ही दीजिए कि एक ऐसी गैस जिसको प्रयोगशाला से बाहर प्रयोग किया जाता है, कारण इसकी तीव्र गंध जो है बड़ा असहनीय होता है। ज्यादा देर तक अगर ले ली जाए तो वो आपके लिए समस्यात्मक हो जाएगा। हाइड्रोजन सल्फाइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हुई, यहां हाइड्रोजन से ऑक्सीजन संयुक्त हो गई और ऐसे यहां से पृथक हो चुका है, तो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गई है। इसका मतलब इसका जो है वो तो हो गया ऑक्सीकरण, और वहां इस आगे दूसरे का हो जाएगा अपचयन। चलिए आगे। अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन निकलती है, तो ऐसी अभिक्रिया अपचयन कहलाती है। वही मैंने कहा नोट मेकिंग प्रोसेस है, तो आपके लिए आसान कर दिया है। CuO H2 के साथ रिएक्ट करेगी, Cu है और H2O बना दी। अब देखिए यहां पे हुआ क्या, ऑक्सीजन यहां से हट गई, ऑक्सीजन वहां जाके जुड़ गई है।
यानी जिसमें ऑक्सीजन निष्कासित होगी, यहां से निष्कासित हो गई है, तो फिर इसका क्या हुआ है, अपचयन हुआ है, और उसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण हो चुका है। हम यहां तक इतना लेवल समझ चुके हैं कि मुझे नहीं लगता कोई इफ बट रहा होगा। यहां एक बड़ा ज्ञान हम शेयर करेंगे, और ये आवेश बेस है, निश्चित रूप से आपको कहीं ना कहीं परीक्षा के दौर में बड़ा उपयोगी रहेगा। बड़े कंसंट्रेशन के साथ देखना, क्योंकि इसकी स्टेप चुके तो वापस मुश्किल होगी। वैसे वीडियो में बड़ा आसान है, थोड़ा सा पीछे चले जाइएगा। CuSO4 ये यौगिक है, और मैंने पहले कहा था कोई भी परमाणु स्वतंत्र रहेगा, और अगर किसी से जुड़ेगा तो वो आयनिक फॉर्म में जुड़ सकता है, उस पे आवेश का आना बहुत जरूरी होगा। तो इसको तोड़ दीजिए, पहले प्यार से तोड़ना। ये Cu2 पॉजिटिव, ये SO4 2 निगेटिव, और इसके ऊपर कुछ आपके यहां तो ये सही लिखा हुआ है, Zn के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, 0, क्योंकि स्वतंत्र है तो ये आवेश रहित होगा। स्वतंत्र फॉर्म में ये आवेश रहित होगा। ZnSO4 इसको तोड़िए आप, Zn2 पॉजिटिव, SO4 2 निगेटिव, Pu 0। अब आ जाइए आपके जो मन में चल रही विविधताओं को हटा दें। Cu2 पॉजिटिव और SO4 2 निगेटिव, ये क्यों आया, इस पे आ जाइए आप। आज ये नहीं बोलूंगा कि रिलेटेड क्लास में कंसल्ट करेंगे, यहीं पे करेंगे। ये कॉपर के ऊपर चार्ज 2 होता है, और ये सल्फर और ऑक्सीजन का संयुक्त रूप में सल्फेट आयन है, इसमें आवेश 2 होता है। जब इन दोनों आयनिक अवस्था में दोनों का संयोजन होगा, क्योंकि एक धनायन है और एक ऋण आयन है, तो इनके आवेश परस्पर क्रॉस होंगे, तो ये Cu2SO4 2 होना चाहिए। मतलब अगर सही रूप में देखें जो नियम कहता है, तब तो ये इसको ऐसे लिखा जाएगा, ये 2 यहां आ जाएगा और इसका 2 यहां चला जाएगा, लेकिन ये दोनों बराबर है, इसलिए इनको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, और अपन इसको लिखते हैं CuSO4, कॉपर सल्फेट। 5 अणु जल के साथ आ जाता है, तो फिर इसको क्रिस्टलीकरण के रूप में अलग से एक और नाम दे दिया जाएगा। तो 2 पॉजिटिव कैसे हुआ वो हमने देख लिया, 2 नेगेटिव, मतलब यौगिक फॉर्म में CuSO4 है। अगर इसको तोड़ेंगे तो आयनिक फॉर्म में ये इस तरीके से रहेगा, इस पे आवेश आ चुका है। Zn स्वतंत्र है, यौगिक फॉर्म में नहीं है, तो आवेश फ्री है, ये आवेश इसके ऊपर कुछ भी नहीं होगा। ये आवेश यहां पे ऐसे होंगे, और वो वापस आवेशहीन है, ये आवेश रहित लिख देता हूं, क्योंकि जब आप वापस पढ़ेंगे उस समय आपको जरूरत पड़ सकती है इस चीज की, आवेश रहित या आवेश विहीन। खेल अब शुरू होगा, क्योंकि ऑक्सीकरण और अपचयन समझना है। अभी तक तो अपन ने इनके पूरे परिवार को पहचाना है। ये है Cu, और तीर के बाद Cu कहां है वहां चलो, ठीक। तीर के बाद SO, तीर के बाद SO4 कहां है वहां चलिए, और तीर के बाद Zn कहां है वहां चलिए।
ठीक, अब आप आइए इधर, Cu2 पॉजिटिव, वहां जाके क्या हो गया है, Cu0। तो आवेश में वृद्धि हुई या कमी हुई, 2 था, 2 और 0 हुआ है। कभी कभी माइनस में भी जा सकता है। आप ये याद रखिएगा कि ये 0 बीच में आएगा, इधर माइनस में जाएंगे और इधर प्लस में जाएंगे। तो यहां से 2 प्लस का था, 0 हुआ है, यानी आवेश में कमी हुई है। आवेश में कमी, और जिसके आवेश में कमी होगी उसका उसका अपचयन होगा। आवेश में कमी, उसका अपचयन होगा, और जिसका अपचयन होगा उसको ऑक्सीकारक कहा जाएगा। आवेश में कमी, अपचयन, और उसको क्या कहेंगे, ऑक्सीकारक। SO4 को देख लीजिए, 2 माइनस का था, 2 माइनस का है, बैलेंस्ड है, वहां पे कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है अपने को। अब आइए आप इधर, Zn0 था और 2 पॉजिटिव हुआ है, यानी आवेश में वृद्धि हुई है। आवेश में वृद्धि मतलब ऑक्सीकरण, और जिसका ऑक्सीकरण होता है उसको कहते हैं अपचायक। यह प्रक्रिया जो है ऑक्सीकरण अपचयन को समझने के लिए मेरे ख्याल से बेहतरीन है, जिसपे आप ध्यान कम देते हैं। एक टेबल, एक एग्जांपल, एक ही लाइन में सारी चीजें आपके सामने आ गई, बाहर कहीं जाने की जरूरत ही नहीं। रिपीट करूं, CuSO4 को तोड़ा, पता चला Cu2 पॉजिटिव है, SO4 2 नेगेटिव है। Zn0 है, Zn2 पॉजिटिव है, SO4 2 नेगेटिव है, Cu0 है। अब आ जाइए, अब मैं आगे चलूं इससे पहले आपकी समस्या पहले ही बोल देता हूं। हमें कैसे पता चलेगा आवेश का, हमें कैसे पता चलेगा, हम ये नहीं जानते, आप सब जानते हो, और नहीं जानते तो केवल 70 छोटी और बड़ी अंडर मैट्रिकुलेशन इतना ही जानना है। वो काम आधे घंटे, 1 घंटे और 1.5 घंटे का है, उससे ज्यादा नहीं। और जब जितनी बड़ी परीक्षा है उतनी उसका 1% मेहनत करना तो आपका कर्तव्य है, और 99% आपका प्लेटफॉर्म अपना कर्तव्य पूरा कर रहा है। तो आवेश में वृद्धि, ऑक्सीकरण और अपचायक। आवेश में कमी, अपचयन, और उसको क्या कहेंगे, ऑक्सीकारक। अब मेरे पास यह सवाल आता है, इसमें से अगर मुझे पूछ लिया जाए कि अपचायक कौन सा है, तो एक तो मैं वो फंडा लगाऊं, ऑक्सीकरण जुड़ा निकला, वहां से बढ़ू, या फिर मुझे पता है Zn SO4 को तोड़ देता हूं, 2 प्लस है, ये Zn से Zn2 पॉजिटिव हुआ, ये ऑक्सीकरण हुआ है, तो इसका मतलब ये अपचायक हो गया। मैं सीधा ले आता हूं, दूसरा मेरा ऑक्सीकारक आ जाएगा। तो इस तरीके से ऑक्सीकरण और अपचयन ये दोनों बड़ी आसानी के साथ आप फाइंड आउट कर सकते हैं। और एक जो बड़ा भाग था, ये अब रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार जो है ना, उन प्रकारों में सबसे दमदार प्रकार जो है वो रेडॉक्स का है, ऑक्सीकरण अपचयन का है। उपचयन अपचयन जो इसका एक और नाम है वो है। सवाल भी इसमें आसानी से आते हैं, और अमूमन क्या होता है कि हम उस चीज को समझ नहीं पाते तो हम छोड़ के निकलते हैं। स्किप भूल जाइए, आप स्किप नहीं करना है। ये CuSO4 Zn और ZnSO4 Cu दे रखा है अपन ने, ये पूरा कर लिया है। तो इस तरीके से रासायनिक अभिक्रिया
एवं समीकरण का जो ये टॉपिक था वो कंप्लीट होता है। लगभग सारी चीजें बता दी गई हैं इसमें। नेक्स्ट जो वीडियो होगा इससे रिलेटेड अब तक के जो प्रश्न पूछे गए हैं उसके 20 प्रश्नों का संकलन होगा। उसी में आपके जितने वर्ड जो आपने प्रदर्शित कर रखे हैं या कहीं शंका रह गई है उन सबका समाधान आ जाएगा। और जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो मेरा यह मानना है कि जीजीटी प्लेटफॉर्म पर इस टॉपिक को जितने बेहतरीन तरीके से आपको समझाया जाना चाहिए था उतना प्रयास हो चुका है। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।